हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिटेल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारी यूनिट 4 लगभग समाप्ति की हो रहा है और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा का चल रहा है। तो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि श्रेणी अनुनाद परिपथ क्या होता है, जिसमें एलसीएस सर्किट के बारे में हमने सुना था। तो बच्चों उसमें हमने आपको बताया था कि वो किस तरीके से काम आता है और उस श्रेणी में हमने कैसे वो किसी सिग्नल को रिसीव कर सकता है, उसकी अनुनादी फ्रिक्वेंसी क्या होती है। उसी के जैसा बच्चों एक और परिपथ हम पढ़ने वाले हैं और उसका काम कुछ अलग होगा। वो है बच्चों एलसी परिपथ, और उसमें परिपथ में दोलन। एलसी परिपथ में दोलन। तो बच्चों ये एलसी परिपथ क्या करता है, ये सिग्नल को रिसीव नहीं करता है, सिग्नल यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे बनाता है। ठीक है, इसको बनाने काम आते हैं। जो आपके मोबाइल टीवी में सिग्नल आते हैं, तो जहां से आते हैं वहां पे जब सिग्नल बनाए जाते हैं तो वहां पे इसका यूज होता है। बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्योंकि हर सिग्नल आपके टीवी मोबाइल में अलग अलग फ्रीक्वेंसी में आता है। तो बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे बना सकते हैं या किस पे डिपेंड करेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और बच्चों इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आएगी, आप बहुत ध्यान से समझना, मैं लास्ट में समझाऊंगा कि एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर में, किसी भी प्योर कैपेसिटर या इंडक्टर में कैसे एवरेज पावर जो होती है जीरो होती है। वैसे तो हम जानते हैं कि उसमें जो फेज कलांतर होता है वो π/2 का होता है, तो लेकिन आपको इसमें मैं बताऊंगा सही से कैसे एक इंडक्टर करंट वोल्टेज लेते हुए भी पावर को कंज्यूम नहीं करता, और इसी प्रकार से संधारित्र। तो बच्चों एक एक करके समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना, अच्छा टॉपिक है, एक आधा क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है। ओके, तो बच्चों एलसी दोलन या एलसी परिपथ क्या चीज है, अब आप ध्यान से देखिए। बच्चों अगर हम एक कैपेसिटर ले लें और उस एक इंडक्टर ले लें बेटा, इस प्रकार, जिसका इंडक्टेंस स्वप्रेरक L हो और इसकी धारिता C हो, और बच्चों इन दोनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है और इस प्रकार हमने इसमें एक की लगा दी है बेटा, इस प्रकार से देख रहे हैं आप। अब बच्चा गौर से अगर आप देखें कि ये एक कैपेसिटर को हमें चार्ज करना है, तो हमने इसको एक बैटरी द्वारा जोड़ दिया और ये कुंजी K2 लगा दी। इसका वाले जो इस परिपथ का नाम हमने एक रख दिया और इसका काम सिर्फ इतना है कि ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा। जब हमने की प्रेस करी तो परिपथ एक पूर्ण हो गया और ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा बेटा, अब हम इस सर्किट को हटा देंगे और हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब बच्चों इस कंडीशन के आते ही सपोज करिए मैंने इस की को प्रेस कर दिया, अब क्या होगा। तो बच्चों कैपेसिटर कभी भी चार्ज अपने पास नहीं रखेगा। अगर कैपेसिटर से जुड़ी कोई भी चीज है तो कैपेसिटर तुरंत अपनी सप्लाई शुरू कर देगा इस कुंडली में। ठीक है, यहां पे एक बात मैं बताना चाहूंगा बच्चों, कैपेसिटर के पास जो एनर्जी स्ट्रीम आई है वो है 12 ε0 E²। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम ऊर्जा घनत्व भी कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में है बेटा। अब बच्चों गौर से देखें, जैसे ही ये इसमें स्टार्ट होगा तो यहाँ पे करंट स्टार्ट करनी शुरू कर देगा ये। अब बच्चों जैसे ही करंट अगर इसमें स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक चुंबकीय फ्लक्स आना शुरू हो जाएगा इस प्रकार से, और वो आप देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स इस प्रकार से आ जाएगा। अब बच्चों यदि यहाँ पे धारा I प्रवाहित होनी शुरू हो रही है तो इससे अगली कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, अगली कंडीशन में बेटा हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अगर आप गौर से देखें अगली कंडीशन में बच्चों ये कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया होगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे जो करंट होगी बेटा वो इसकी मैक्सिमम करंट दे रहा होगा, और जब इसमें मैक्सिमम करंट आएगी बेटा तो इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा इस प्रकार से। तो बच्चों ये चुंबकीय फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो उस टाइम कौन सी ऊर्जा इसके अंदर चली गई, तो उसके अंदर बच्चों चुंबकीय ऊर्जा चली गई और वो है 12 LI0²। इतनी बच्चों हमारे पास जो है चुंबकीय ऊर्जा है, ऊर्जा घनत्व। समझ रहे हैं आप लोग, इसे हम ऐसे भी रेफर कर सकते हैं और ये ऐसे रेफर हो सकती है। अब इस गौर को देखिए बेटा, जब इस कुंडली में अधिकतम धारा जा रही थी तो हम ये कह सकते हैं कि जब धारा पहले जीरो थी फिर धारा अधिकतम हो गई, इस प्रकार आप देख सकते हैं अधिकतम धारा हो गई। और अधिकतम धारा को बच्चों मैं इस तरह से दिखा सकता हूं, आप देखें तो ये I0 हो गई इस प्रकार से। अब बच्चों गौर करने वाली बात है, जब यहां से कोई और चार्ज नहीं जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स धीरे धीरे कम होगा। तो वो जो चुंबकीय फ्लक्स कम होगा उसकी भी देख ले बेटा हम एक बार। इसका नाम हम फिगर 1 रख देते हैं, इसको 2 रख देते हैं और इसको 3 रख देते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको समझने वाली बात यह है बच्चों कि जब इसमें से चुंबकीय फ्लक्स कम होगा तो इस प्रकार से कुछ कंडीशन होगी। अब चुंबकीय फ्लक्स कम हो रहा है बेटा, ये चुंबकीय फ्लक्स कम हो गया,
ये चुंबकीय फ्लक्स कम होते ही बच्चों जो कुंडली है वो इसका पोज करेगी, वो कम होने देना नहीं चाहेगी। जैसे वो कम होने देना नहीं चाहेगी तो आप सोच सकते हैं कि इसमें जो धारा होगी बेटा वो कम होनी शुरू हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि इसमें जो भी कह सकते हैं कि ये अब उस चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। जैसे ही उस चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो ये एक धारा खुद की प्रवाहित करेगा, और खुद की धारा प्रवाहित करने का मतलब ये है बच्चों, मैं ये भी कह सकता हूं कि जब धारा अधिकतम हो गई तो अब इसमें कोई और धारा नहीं जा रही, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें धारा धीरे धीरे पहले शून्य हो गई है, इस तरीके से। ऐसे करके तो बच्चों जब ये धारा इस तरह से शून्य हो जाएगी, अब बच्चों जैसे इसने चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश करी, ये वो धारा जो पहले आ रही थी उसी दिशा में अपनी धारा प्रवाहित करने की कोशिश करेगा, और वो किस प्रकार से होगी बेटा, वो इस प्रकार से होगी, ऐसे करके वो इसी दिशा में धारा प्रवाहित करने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो धारा प्रवाहित करने की कोशिश करेगा फिर से एक धारा प्रवाहित होने लगेगी, और इस बार बच्चों जो कैपेसिटर है वो विपरीत दिशा में चार्ज होना शुरू हो जाएगा, इस प्रकार, और धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी। अब बच्चों बात ये आती है, अभी तो इतना चार्ज नहीं होगा, अगर अगली फिगर में हम देखें तो जब ये धारा अपनी अधिकतम दे चुका होगा, तो अगर हम इस फिगर को रख ले बच्चों 4, तो पहले तो मैं ये बता दूं, अब जो धारा जा रही है वो विपरीत दिशा में जा रही है, तो विपरीत दिशा में धारा इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग, परिपथ में, इस प्रकार से। अभी अधिकतम नहीं हुई है बेटा, लेकिन विपरीत दिशा में जा रही है। अब अगर आप गौर से देखें तो एक कंडीशन ऐसी आएगी हमारे पास कि यहां पे जो धारा है बेटा वो मैक्सिमम हो रही होगी इस प्रकार से, और कैपेसिटर फिर से चार्ज हो जाएगा, कंप्लीट चार्ज, इस प्रकार। तो धारा विपरीत दिशा में अधिकतम हो गई बच्चों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो अब ये धारा जब अधिकतम हो गई तो इसकी तो एनर्जी कैसी हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई बेटा। अब क्या होगा बच्चों, दोबारा देखो, जब ये अधिकतम धारा हो चुकी होगी तो इसकी अगली कड़ी में क्या होगा, ये चौथी इक्वेशन हो गई, ये पांचवी हो गई, ठीक है। अब इसमें गौर देने वाली बात है कि अगली कंडीशन में हम क्या देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगली कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि अब ये कैपेसिटर फिर से धारा प्रवाहित करनी शुरू करेगा, इस प्रकार से। अब आप देखिए क्या होगा, अब इस कैपेसिटर की धारा फिर से प्रवाहित होनी शुरू होगी, और वो धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी बेटा, अब वो इस तरीके से प्रवाहित होगी, फिर से इसमें एक चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा बच्चों, आपके वो इस तरीके का होगा, और इस टाइम इसका ये जो कैपेसिटर हमारा धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब धारा विपरीत दिशा में जा रही है बेटा, आप देख रहे हैं परिपथ में। अब बच्चों दूसरी कंडीशन ये है कि जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी फिर से धारा अधिकतम देगा, तो क्या होगा, जब ये धारा अधिकतम देगा तो बच्चे फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी ये करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जब यहां से इसकी जाने वाली करंट जीरो हो जाएगी, और हम कह सकते हैं ये करंट हमारी अधिकतम हो गई, ये वाली, ठीक है बच्चों। और इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा हो गया बच्चों, अधिकतम। अब बच्चों धारा जो परिपथ में फिर से जीरो होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर की धारा कैसी हो गई, फिर से जीरो हो गई, तो कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा क्या हो गई बच्चों, फिर से कम हो गई। जैसी विद्युत ऊर्जा की जो कम होगी तो धारा अधिकतम हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं वो अधिकतम धारा हमें यहां मिल चुकी है, देखो ये पहले मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया। अब ये बच्चों फिर से क्या होगी, जब धारा यहां से खत्म हो गई तो फिर जीरो होनी शुरू हो जाएगी, फिर जीरो होनी शुरू हो जाएगी, तो धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएगी, आप देखिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमें पूरा दोलन इस प्रकार से मिल जाएगा बच्चों, नहीं मिलेगा। तो एक बार धारा बच्चों आप देखें कि विपरीत दिशा में जा रही है, एक दिशा में जाती है यहां से, फिर धारा बच्चों कैसे होती है, विपरीत दिशा में जानी शुरू हो जाती है परिपथ में। तो धारा एक बार एक दिशा में, फिर एक बार विपरीत दिशा में, इस प्रकार से धारा क्या कर रही है बच्चों, ऑक्सीलेशन कर रही है। और हम ये भी कह सकते हैं इस प्रकार से एनर्जी भी बच्चों, अगर हम इंडक्टर में देखें तो एक बार ज्यादा होती है, फिर कम होती है चुंबकीय ऊर्जा, फिर चुंबकीय ऊर्जा दोबारा से अधिकतम होनी शुरू होती है, फिर जीरो हो जाती है। तो बच्चों ये जो हमारी जो करंट है, चाहे इंडक्टर में देख लो बच्चों, चाहे कैपेसिटर में देख लो, दोलन कर रही है, किसी से भी चेक कर सकते हैं आप। इंडक्टर में बार बार एनर्जी जाती है, चुंबकीय ऊर्जा बढ़ती है, कम हो जाती है, फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ती है। कैपेसिटर में आप देख सकते हैं विद्युत ऊर्जा अधिकतम होती है, फिर कम होती है, फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ जाती है। तो बच्चों ये जो हमारे ऑक्सीलेशन हो रहे हैं ये कहलाते हैं एलसी ऑक्सीलेशन। अब बच्चों ये जो आवृत्ति में मिल रही है कम ज्यादा होने की,
इसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो बच्चों ये जो डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है एल और सी की वैल्यू पे। तो हम ये जानते हैं कि 1/2π√LC, इस प्रकार। तो बच्चों ये जो आपको मैं बता दूं, हम अलग अलग कैपेसिटेंस की सी को लेके बच्चों हम सी को जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे हम सी को चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से अलग अलग ऑक्सीलेशन होंगे। तो बच्चों ये जो सर्किट है ये सिग्नल बनाने के काम आता है, ये ग्रहण नहीं करता। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों, ये विद्युत ऑक्सीलेशन यानी विद्युत दोलन करवाता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे पैदा करता है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो इस तरीके से हम इस सिग्नल को बना सकते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी का। ओके बेटा, अब बात ये आती है कि बच्चों इसके जो दोलन है वो किस प्रकार से होंगे। तो बच्चों दोलन जो होंगे, क्या वो इस प्रकार से होते रहेंगे? अगर मैं आपको दिखाऊं इस प्रकार से, तो बच्चों दोलन इस प्रकार से नहीं होंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ये दोलन इस प्रकार से इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हर बार जो इंडक्टर है, कोयल है बेटा, और जो कैपेसिटर है, इनमें जब ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है तो ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, ऊर्जा लॉस हो रही है। क्योंकि चुंबक में भी प्रेरण होता है और कैपेसिटर जो जिन तारों से जा रहा है बच्चों, उसमें भी प्रतिरोध है। तो बच्चों जो हमें दोलन मिलते हैं वो इस तरीके के नहीं मिलते। ये तो एक नियत एम्पलीट्यूड के, नियत हम कह सकते हैं नियत आयाम। तो हमें जो दोलन मिलते हैं बच्चों, उसे हम इस तरीके से कह सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार से मिलते हैं बेटा। ये आप देखें इस प्रकार से, वो जो दोलन मिलेंगे बेटा हमें, वो इस प्रकार से मिलते हैं। इस प्रकार से, क्योंकि लगातार ऊर्जा का ह्रास हो रहा है तो हमें कुछ इस प्रकार से दोलन इसमें इस तरीके से मिलेंगे इससे। तो बच्चों इस कंडीशन को जो हम कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं अवमंदित दोलन। अवमंदित दोलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों डैम्प ऑक्सीलेशन। डैम्प ऑक्सीलेशन, डैम्प ऑक्सीलेशन। तो बच्चों बात ये आती है कि क्या हमें ऐसे दोलन की जरूरत है? हमें ऐसे दोलन की जरूरत नहीं होती। हम इसमें लगातार अगर ऊर्जा देते रहे, यानी कैपेसिटर को फुली चार्ज करते रहे, इसमें सोर्स लगाते रहे, तो बच्चों तब हमें नियत आयाम के दोलन मिलेंगे। और ये जो हमारा सिग्नल बनेगा, यही हमारे काम आता है, जो आपके मोबाइल में यूज होता है, जो टीवी सिग्नल में यूज होता है, हर जगह हम इसी सिग्नल को यूज करते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, अब बच्चों बात ये आती है कि इसमें जो एनर्जी लॉस होता है वो किस किस तरीके से हो सकता है, उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे, वो आपको पूछने के लिए आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों अब मैं आपको बताता हूं एलसी दोलन में ऊर्जा का ह्रास किस किस वजह से हो सकता है। ठीक है बेटा, तो बच्चों कुंडली व परिपथ के तारों के प्रतिरोध आर के कारण भी ऊर्जा का ह्रास होता है। कैसे? क्योंकि कुंडली के अंदर बच्चों, अगर आपको पता हो, मैं कुंडली के अंदर ये जो तार बनाए जाते हैं, ये जो तार है इनका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। वैसे तो बच्चे ये जो तार होते हैं नगण्य प्रतिरोध के लिए जाते हैं, पर ये जीरो नहीं हो सकता कभी। तो जितनी बार धारा कुंडली में जाएगी बच्चों, उतनी वजह से ऊर्जा का ह्रास होगा। दूसरी बात बच्चों, कुंडली है तो इसके अंदर एक गुण होगा स्वयं प्रेरक का, जिसके अंदर इसका स्वयं प्रेरक होगा। इसकी वजह से धारा को एकदम ये बढ़ने नहीं देता और ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है बेटा, तो दूसरी बात ये है बच्चों, कुंडली के स्वयं प्रेरक के कारण हो गए दोनों कारण। एक होता है बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ये समझने वाली बात है आपके लिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कैसे होता है। तो बच्चों इसको अगर आप गौर से देखें, तो अगर मैं एक कुंडली इस प्रकार से बनाऊं और ये मेरा कैपेसिटर हो गया बच्चों, तो आप गौर से एक बात देखो कि जितनी बार यहाँ पे धारा जो है कुंडली से वापस आएगी कैपेसिटर के अंदर, तो जब कैपेसिटर के अंदर धारा आती है तो बच्चों इस प्रकार से क्या होता है, कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो बच्चों होता यह है कि जैसे एकदम कैपेसिटर पे धारा आती है या वोल्टेज आती है, तो जो इसकी एयर है बच्चों बीच में, ये जो वायु है, वायु बच्चों ये आयनित हो जाती है, आयनित इस प्रकार। तो बच्चों आयनित का मतलब है कि ये अपने आयन यानी अपने ये अणुओं में, जो इसके अणु हैं वो अलग अलग जो होते हैं परमाणु में टूट जाते हैं। जैसे ये परमाणु में टूट जाते हैं तो बच्चों यहाँ पे एक विद्युत चुंबकीय तरंग बनती है, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग बेटा, चुंबकीय तरंग। तो बच्चों ये विद्युत चुंबकीय तरंग एयर में एनर्जी के रूप में चलने लगती है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि जो भी एनर्जी आ रही है वो आ रही है, इसे हम कह सकते हैं लीक हो गई। इसको एक वर्ड बोला गया लीक हो गई, वायु में या वातावरण में लीक हो गई। तो ये भी ऊर्जा का एक कारण है बच्चों ह्रास होने का।
अगर हम लगातार बच्चों संधारित्र को ऊर्जा देते रहेंगे तो ये हमारी ऊर्जा जो ह्रास है इसकी हम पूर्ति करते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बच्चों पूरे जो एलसी ऑक्सीलेशन है इसमें एक बात इंपॉर्टेंट आप से देखो कि जब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं बच्चों इंडक्टर और संधारित्र की प्रॉपर्टी के बारे में। बच्चों हम जानते हैं कि जो एवरेज पावर होती है वो होती है ईवी आईवी कॉस फाई। और बच्चों अगर इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के बारे में देखा जाए प्योर के बारे में तो उसमें कॉस फाई जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है बच्चों 0, जिससे एवरेज पावर क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो बच्चों एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि ये तो मैथमेटिकली तो बात समझ में आती थी बच्चों को, लेकिन थ्योरेटिकली बात समझ में नहीं आती कि ऐसा पावर क्या है कि जब करंट जाएगी इंडक्टर में वोल्टेज भी जाएगी तो पावर 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो कैपेसिटर होता है कभी भी एनर्जी अपने पास नहीं रखता, सारी की सारी एनर्जी बच्चों की क्या करता है वो संधारित्र इसको कॉइल को दे देता है। तो ये कभी भी वोल्टेज अपने पास जैसे ये चार्ज होंगे तो ये चार्ज होकर रुका नहीं रहेगा। अगर इससे आपने सर्किट पूरा कर रखा है तो ये तुरंत अपनी एनर्जी किसी को दे देगा पूरी की पूरी। तो इसमें जो पावर का डेसिपेशन होता है बच्चों 0 होता है। इसी प्रकार इंडक्टर में भी होता है बच्चों, जब इंडक्टर में चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है तो जब ये अपनी धारा प्रवाहित करता है इस प्रकार से, जब ये अपनी धारा प्रवाहित करता है बच्चों, ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो दोबारा से विद्युत धारा के रूप में प्रवाहित करता है तो बच्चों आप देखें धारा जो संधारित्र को पूरी तरीके से चार्ज कर देता है इस प्रकार से। तो ये भी बच्चों अपने अंदर एनर्जी नहीं रखता, इसके अंदर भी पावर 0 होती है, कोई भी ऊर्जा ये कंज्यूम नहीं करेंगे, इसलिए इनके अंदर पावर डिसिपेटेड 0 होती है। ठीक है बेटा, तो एलसी ऑक्सीलेशन में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको समझना है और अपने शब्दों में इसको ध्यान से लिख के आना है। ओके बेटा।